हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेस। ओके, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कैपेसिटेंस। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस? तो इसको ना मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। चलिए, लेट कंसीडर एक बकेट। मान के चलते हैं हमारे पास एक बकेट, ठीक है। बेसिकली बकेट का यूज आप किसके लिए करते हैं? आंसर है वाटर को स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है। बकेट का जो हम यूज करते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो मान लीजिए इस बकेट में मैक्सिमम 10 लीटर वाटर आ सकता है। ओके, कितना वाटर आ सकता है? 10 लीटर, लाइक दिस। सो दिस 10 लीटर is the capacitance of this bucket। पॉइंट समझिए, दिस 10 लीटर, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 10 लीटर वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं, तो 10 लीटर इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस बकेट। ओके, बट यहाँ पे जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली जो इसमें मेन फंडा होता है वो किसका होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है बेटा। मेन रोल जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की हम लोग स्टडी करते चले आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम किसी कंडक्टर पे स्टोर करते हैं तो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज हम उस कंडक्टर पे स्टोर करके रख सकते हैं, ये जो चीज डिसाइड करेगी, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है कि उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी है, उस पे हम कितना चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं किसी कंडक्टर पे। तो ये किससे पता करेंगे हम कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इसकी कैपेसिटेंस 10 लीटर है, मींस कि इसमें हम मैक्सिमम कितना वाटर स्टोर करके रख सकते हैं? 10 लीटर वाटर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसे ही ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर करके रखा जा सकता है? तो आंसर है जितना इसका कैपेसिटेंस होगा, जितनी इसकी कैपेसिटेंस होगी उतना वाटर उतना इलेक्ट्रिक चार्ज हम इस पे क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए, देखिए, जैसे यहाँ ये टंकी से पानी यहाँ फ्लो होता है, ठीक है, और बकेट फुल भर गई, यानी 10 लीटर वाटर इसके अंदर आ सकता था, वो 10 लीटर वाटर इसके अंदर आ चुका, लेकिन अभी भी हमने इसको यहाँ से बंद नहीं किया टंकी को, ठीक है। तो वाटर तो कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। अब क्या मैं इसमें 10 लीटर से ज्यादा वाटर को स्टोर करके रख सकता हूँ? आंसर नहीं रख सकता। 10 लीटर के बाद क्या होगा? तो आपको अच्छे से पता है कि वाटर यहाँ से ओवरफ्लो होके और बाहर की तरफ निकलने लगेगा, बाहर की तरफ यहाँ से पानी बाहर निकलने लगेगा। मतलब इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि क्या हो गया? लीकेज हो गया, वाटर बाहर निकलने लग गया या ओवरफ्लो हो गया, ठीक है ना, ये चीज बोलते हैं। तो इसी चीज को हमें फिजिक्स में, क्या यही सिचुएशन, बिल्कुल ऐसे कैसे यही सिचुएशन क्या यहाँ भी हो सकती है? क्या एक कंडक्टर पे, क्या कंडक्टर पे भी जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते जाएंगे, जैसे इसमें वाटर बढ़ते जा रहा है, तो फाइनली 10 लीटर के बाद लीकेज होने लगा, वाटर ओवरफ्लो होने लगा। तो ऐसे ही जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते जाएंगे, उसको चार्ज देते जाएंगे, तो क्या वहाँ पे भी ये ओवरफ्लो लीकेज होने की पॉसिबिलिटीज है? और अगर है तो उसको क्या बोला जाता है वहाँ पे? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका आयोनाइजेशन हो गया, या उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो गया, इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो गया। और उसको समझ लीजिए एक बार, हालांकि इसको चैप्टर नंबर 1 में मैं एक बार समझा चुका हूँ कि ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग बोलते हैं, इसका आयोनाइजेशन हो गया, ठीक है। एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसको हमने यहाँ पे ये चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस पॉजिटिव चार्ज आर स्टोरेज इज द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर। कहाँ स्टोर हो गया? ये कहाँ प्लेस हो जाता है, कहाँ रखा रहता है? सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ओके। अब क्या है, अभी इस पे और चार्ज को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे और चार्ज यहाँ पे रख दिए, लाइक दिस। तो देखिए हो क्या रहा है, एक तो नंबर एक, इस कंडक्टर के चारों तरफ कौन है? आंसर है इसके चारों तरफ, अगर ये एयर में रखा है तो एयर के मॉलिक्यूल होंगे,
और अगर ये किसी और मीडियम में रखा है तो उसके मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा किस में रखा है। तो मान लो इसकी ये एयर में रखा हुआ है तो इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या है, एयर, और ये एयर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमको ये पता है कि अगर मैं इसका एक एटम की बात करता हूँ एयर पे, तो ये हो गया उसका न्यूक्लियस, और ये इसके चारों हो गए ये पॉजिटिव चार्जेस, ध्यान देना, और ये हो गई इसकी ऑर्बिट, और इन ऑर्बिट्स में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता है कि एयर जो है वो एक इंसुलेटर है, और इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड विद न्यूक्लियस। तो अगर टाइटली बाउंड होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि वो क्या हमारा इंसुलेटर है, और अगर लूजली बाउंड होते हैं तो वो क्या हमारा कंडक्टर होता है, मतलब जिसमें चार्ज इजीली फ्लो कर जाए, ठीक है ना। जिसमें और इसमें चार्ज फ्लो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है विद न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा हमेशा रहता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता? तो मैं इस चीज़ को सिखा चुका था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक केस में ऐसा नहीं होता। अगर हम चार्ज को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक सिचुएशन, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जब इसका इंसुलेशन का ब्रेक डाउन हो गया, मतलब इसका इंसुलेशन खराब हो गया, वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, एयर की कितनी है, आपको पता है। एयर का ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? बेसिकली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है जिस पे जाके एक इंसुलेटर एक कंडक्टर में चेंज हो जाए, यानी वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं ये कह रहा हूँ वो मैक्सिमम वोल्टेज जिस पे जाके एक इंसुलेटर क्या बन जाए, बिकम ए कंडक्टर, ठीक है ना। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो एयर के लिए ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये आप सभी को पता, ये याद भी होनी चाहिए, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। मींस कि अगर मैं इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करूं या इतना वोल्टेज क्रिएट करूं पर मीटर पे, इतना वोल्टेज क्रिएट करूं, या मैं कह लूं कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करूं, तो इसका इलेक्ट्रॉन, एयर का ये इलेक्ट्रॉन इधर आके ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो जाएगा, यहां से यहां, मींस इसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो, ठीक है। अभी जरा इसको रिवर्स में जाइए, फिर से समझिए मैं क्या बोलूं। मान लीजिए इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, दिस पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज हमने दिया, तो ये इस पे जो चार्ज बढ़ जाता है, इस पे जो चार्ज स्टोर हो जाता है, ये स्टोर हो गया इस पे 100 कूलम चार्ज, ठीक है। अब अगर मैं इसको 1 कूलम चार्ज और देता हूं, तो सुनिएगा ध्यान से, 1 कूलम चार्ज और देता हूं +1 कूलम, मींस ये चार्ज हो गया 101 कूलम। तो 101 कूलम पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो इतना हो जाता है। चार्ज को इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ना ही है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाता है, मान के चलो। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा ट्रांसफर होकर, ठीक है। और जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो इस कंडक्टर पे नेट चार्ज कितना हो गया, ध्यान देना, नेट चार्ज आप 100 कूलम था, 1 कूलम दिया, 1 कूलम देने से क्या हुआ, 1 कूलम देने से हुआ ये कि इसका इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो गया एयर का, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके आ गया इस कंडक्टर पे, ठीक है। तो अब इस कंडक्टर पे नेट चार्ज कितना रहा, तो फिर से देखिए 101 हो गया था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके आ गया -1, दिस इज इक्वल टू 100 कूलम, यानी फिर से 100। चलिए, मैंने कहा शायद हो सकता है कोई गड़बड़ी हो गई हो। अब की बार हमने यहाँ पे नेट चार्ज है 100 कूलम, फिर से मैंने इसको 2 कूलम दिए, तो अगेन जैसे मैं 2 कूलम देता हूँ ये हो गया 102, और 102 पे ये वापस
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज़्यादा हो जाता है, पहले इसके बराबर था और इससे बढ़ गया क्योंकि चार्ज मैं ऑलरेडी और बढ़ा चुका हूँ। ये चलिए ऐसे नहीं, आप नॉर्मल करके समझते रहिए, ठीक है। फिर से इसको मैंने 1 कूलम चार्ज दिया तो ये फिर से हो गया 101 कूलम, और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया। फिर से क्या हुआ, इस बार यहाँ से ये जो हमारा एक एटम है एयर का, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जंप करके इधर आ गया तो नेट चार्ज कितना हो गया, इतना तो पॉजिटिव है 101, और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया तो नेट चार्ज फिर से कितना 100 कूलम। मतलब हो क्या रहा है, ध्यान दो, हो क्या रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो ये रहा है कि जैसे आपके पास ये अभी एक बकेट थी और इस बकेट में यहाँ आप कितना वाटर रख सकते थे, 10 लीटर, और फिर क्या हुआ, यहाँ से हेड पंप से या टंकी से ये पानी आ रहा है ऊपर से, तो पानी आपका आ रहा है, आप चार्ज और दे रहे हैं, लेकिन इस पे ऑलरेडी चार्ज कितना रहेगा, इस पे ऑलरेडी वाटर कितना रहेगा, 10 लीटर। पानी तो ऊपर से गिर रहा है लेकिन वो पानी गिर के कहाँ चला जा रहा है, लीकेज हो जा रहा है, मतलब ओवरफ्लो हो जा रहा है। तो वही चीज ना यहाँ हो रही है कि हम उसको चार्ज देते हैं। देखो यहाँ 100 कूलम था, फिर हमने 1 कूलम दिया, 101 हुआ, लेकिन फिर देखा वापस आके तो नेट चार्ज 100 कूलम, फिर हमने दोबारा दिया और 1 कूलम, 101 हो गया, फिर वापस आके देखा 100 कूलम। ये क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, इसका इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो गया, इसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन हो गया, ठीक है। इसका क्या हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, ठीक। ये वाली बात समझ में आ गई, क्लियर है। अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स के लिए उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। एयर के लिए याद रखेंगे आप लोग 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एयर की जगह यहाँ पे कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता, कोई दूसरा मटेरियल होता, मान के चलो यहाँ एयर ना होके कोई दूसरा मटेरियल होता। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी, 3 × 10⁶। मान लीजिए यहाँ कोई दूसरा मटेरियल है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 4 × 10⁶। तो अब मुझे बताइए क्या इसी कंडक्टर में, सेम ये कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर नहीं बदल रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। यही कंडक्टर है लेकिन इस बार इसके चारों तरफ कौन है, एयर नहीं है, कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 4 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, तो क्या अब इस पे चार्ज को पहले से ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है, चार्ज पहले से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता, बताइए। चार्ज को हम ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बोलो? क्योंकि अब जो ब्रेकडाउन होगा ना, बाहर ये जो हमारे मॉलिक्यूल हैं, ये जो भी हमारा मटेरियल है उसकी जो भी मॉलिक्यूल्स है, इनका जो ब्रेकडाउन होगा वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे तब होगा। मतलब चार्ज, जब हम चार्ज इतना दे चुके होंगे, जैसे यहाँ दे देते हैं हम ये 100, और 101 होने पे ये वाली लिमिट क्रॉस हो रही थी 3 × 10⁶, तो ब्रेकडाउन होने की वजह से यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जा रहा था। लेकिन 101 होने पे इस केस में क्या होगा, ये लिमिट क्रॉस नहीं होगी। 102 देने पे ये लिमिट क्रॉस नहीं होगी, 103, 104, 105, 106, तो ये लिमिट कब क्रॉस होगी? मान लो ये लिमिट क्रॉस होती है जब हम 200 कूलम चार्ज 201 कूलम हो जाता है जब हम, यानी 200 तक ये लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे 200 से +1 और कूलम देते हैं, 1 कूलम और देते हैं, तो 201 पे ये वाली लिमिट, तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन, तब एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, तो अब इसका चार्ज 200 से आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब कैपेसिटेंस को हमने इंक्रीज कर दिया, यानी ये जो हमारा कंडक्टर था इस पे और ज्यादा चार्ज हमने स्टोर कर दिया। लेकिन कैसे किया, कुछ चेंज किया। क्या चेंज किया? यस, यहाँ पे ये जो हमारा मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसको हमने चेंज कर दिया। तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस कई चीज़ों पे डिपेंड करती होगी, कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ देखिए, ये आपके पास एक बकेट थी, इसमें 10 लीटर वाटर आ रहा था, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि 10 लीटर आने के बाद में वो फ्लो होकर बाहर निकलने लगा। लेकिन
अगर मैं यहाँ पे वेल्डिंग कर देता हूँ, वेल्डिंग कर देता हूँ, देखो क्या किया है, इसकी वेल्डिंग कर दी, और वेल्डिंग करके ये अब इसमें वाटर कितना आ जाएगा, अभी इसके ऊपर एक और बाल्टी लगा दी, कितना आ जाएगा 20 लीटर। तो इसकी क्या वो बढ़ गई, कैपेसिटेंस बढ़ गई, ठीक है ये वाली। लेकिन यहाँ तो और अच्छा है, यहाँ पे तो आप एक चीज और देख पा रहे हैं कि यहाँ तो मैंने इसका साइज में तो कोई चेंज ही नहीं किया भाई, साइज में तो कोई चेंज ही नहीं किया। अगर मान लो साइज में भी मैं चेंज कर देता तो क्या होता, और ज्यादा स्टोर करके रखा जा सकता था, ठीक है। एक छोटे कंडक्टर पे और एक बड़े कंडक्टर पे ज्यादा चार्ज स्टोर करके रखा जा सकता है, छोटे पे कम रखा जा सकता है। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है वो मैं आगे फैक्टर्स इसके बताऊंगा कि किस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे ये कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। फिलहाल अभी इतना ही। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस के बारे में आप लोग ये समझ चुके हैं कि कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होता है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि हम किसी कंडक्टर पे कितना चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो उसको डेफिनेशन में हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज देने से उसका क्या राइज होता है, क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रिक चार्ज देने से उसका क्या बढ़ता है, तो आंसर है उसका पोटेंशियल बढ़ता है। जैसे ये एक बकेट है, फिर से जब हम इसको मैं वाटर पानी जो इसमें डालते जाते हैं तो इसका क्या बढ़ता है, आंसर इसकी हाइट बढ़ती है h। और पानी डालोगे तो और हाइट बढ़ेगी, और पानी डालोगे तो और हाइट बढ़ेगी। तो पानी डालने से इसकी क्या बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है। ऐसे ही किसी कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, तो क्या राइज होता है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका बढ़ता है, ठीक है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। नाउ Q दिस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू का साइन हटा एक कांस्टेंट लगा दिया C। तो Q is equal to CV, where C is the capacitance of the conductor. So C is equal to Q upon V. This C is equal to Q upon V. So in terms of Q and V, we can define easily capacitance of the conductor. This is the ratio of two electric charge and electric potential. नोट करके लिख सकते हैं, the capacitance of a conductor is defined as the ratio of the charge given to the rise in the potential of the conductor, ठीक है। इसके टर्म में आप इसकी डेफिनेशन को लिखें। बोल दिया मैंने, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, नोट करके लिख लीजिए। The capacitance of a conductor is defined as the ratio of the charge given to the rise in the potential of the conductor, ओके। यानी चार्ज को देने से पोटेंशियल जो राइज होता है उसके रेशियो को, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस, ओके। ठीक है ना, यूनिट की बात कर लेते हैं। What is the unit of the capacitance? Formula है Q upon V. What is the unit of Q? Electric charge means coulomb. What is the unit of V? यानी electric potential is volt. So unit is coulomb per volt. Coulomb per volt. This is so coulomb per volt. This is equal to 1 farad. Yes, this is equal to 1 farad. Okay, so याद रखेंगे, this is the unit of capacitance 1 farad. This is equal to 1 coulomb per volt. But farad is a very big unit of the capacitance. यानी प्रैक्टिकली हम लोग अगर बात करते हैं तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 farad हो ही नहीं सकती।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, यानी किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड हो नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकती, मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। लेकिन अभी आप फिलहाल ये समझिए, जस्ट अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज नॉट 1 फैराड। ओके, 1 फैराड कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की नहीं होती, तो इसको नोट करके लिख लीजिए। द फैराड इज टू लार्ज यूनिट farad is the very large unit of capacitance. Unit of capacitance. तो प्रैक्टिकली जो भी लोग यूज करने वाले हैं वो यूज किया करेंगे माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, नैनोफैरड, चलो इसको भी लिख लो। जैसे मोस्टली जो हम लोग यूज करेंगे तो ये यूज किया करेंगे माइक्रो पिको, ठीक है। तो 1 माइक्रोफैरड दिस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 फैरड एंड 1 पिकोफैरड दिस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 फैरड एंड 1 नैनोफैरड दिस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9। ओके, प्रैक्टिकली हम लोग इनको यूज किया करेंगे माइक्रो पिको नैनो। ओके, नाउ नोट दिस पॉइंट। ओके, now next is capacitance of an isolated spherical conductor. This is important. Capacitance of an isolated spherical conductor. Spherical conductor. Okay, here we consider a spherical conductor like this. Like this. This is the center of this sphere. So we given a positive charge Q. This. Okay. You know very well the electric field lines like this outside the spherical surface. So this line are coming to infinity and coming this electric field lines coming from this center. कहाँ से आ रही हैं ये? सेंटर से आती है। ओके, तो हम यहाँ पे ये अज्यूम कर सकते हैं बेटा, हम यहाँ पे ये मान सकते हैं इस केस में बेसिकली तो चार्ज यहाँ पे है ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर, लेकिन हम ये इस केस में मान सकते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बेसिकली आते हुए कहाँ से दिखाई देंगी? यहाँ से। अगर कोई पर्सन इसको इन्फिनिटी से देखेगा तो ये सारा का सारा जो बॉडी है, ये जो कंडक्टर है, ये उसको एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा, और जब ये इसको पॉइंट की तरह दिखाई देगा तो वो पॉइंट हम ये मानेंगे, ये हम वो पॉइंट मान सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो चार्ज है ये कहाँ पे रखा हुआ है? एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, सो what is the electric potential? What is the electric potential of the? और हाँ, एक चीज और सुन लीजिए, this is the radius of the conductor is small a. Okay, so what is the electric potential at the surface of this conductor? So you know very well कि ये अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे और सेंटर पे एक सा होगा। स्फेरिकल कंडक्टर के केस में बता रहा हूँ बेटा, ठीक है ना।
अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर है तो इनसाइड द स्फीयर, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। ओके, सो द इलेक्ट्रिक और कितना होता है, दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द आर इक्वल जस्ट सरफेस। ओके, जितनी सरफेस पे होती है उतनी ही इसकी वैल्यू होती है इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर। सो हियर from the center like this here, the electric potential from the center, so this is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, मान लीजिए चार्ज है Q अपॉन A। इतना होगा बेटा, नहीं होगा, इतना ही यहाँ पे भी होगा, ये भी समझिए, इतना ही यहाँ होगा, यानी इनसाइड किसी भी पॉइंट पे निकालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना ही होगा, और सरफेस पे भी इतना ही होगा। लेकिन सरफेस से अगर आगे बढ़ेंगे तो वो बदल जाएगा, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, वो डिपेंड करेगा कि कितना डिस्टेंस पे हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ए डिस्टेंस पे या ए इज इक्वल टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड यहाँ पे भी इतना ही रहेगा। ठीक है, V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon A। यहाँ आपको गलती नहीं करनी है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, बट अभी आपने एक रिलेशन दिया है C is equal to Q upon V, दिया है या नहीं दिया? तो यहाँ पे ये V की वैल्यू यहाँ पे पुट करा दीजिए। सो दिस इज C is equal to Q upon 1 upon 4 pi epsilon naught और V Q upon A। so Q से Q कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू ये 4 pi epsilon naught ये ऊपर पहुंचेगा 4 pi epsilon naught A। तो C is equal to फाइनली रिलेशन मिला, यानी एक स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है उसके लिए फॉर्मूला होता है C is equal to 4 pi epsilon naught A। So here this is a constant value 4 pi epsilon naught, and this is equal to, you know very well, this is equal to, one second please hold, yes, so C is directly proportional to A, and the value of 4 pi epsilon naught, this is equal to 1 upon 9 into 10 की पावर 9। ये पता है आपको कितनी होती है इसकी वैल्यू इस कांस्टेंट की? अरे 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू पता था ना, 9 into 10 की पावर 9 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसकी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 4 pi epsilon naught है तो उल्टा कर दो उसका, 1 upon 9 into 10 की पावर 9। ठीक है, so this is the value of this constant। so here C is directly proportional to A, means the capacitance of a spherical conductor is directly proportional to the radius of the spherical conductor। okay, so अर्थ को हम लोग क्या माने, जो हमारी अर्थ है इस अर्थ को हम लोग क्या मान सकते हैं? अर्थ को हम एक स्फेरिकल कंडक्टर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? ठीक है, तो अगर अर्थ हमारा एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो आप इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे। दिस इज अ टास्क, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग निकाल के देंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा कि अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है लेकिन उसकी भी कैपेसिटेंस 1 फैराड निकल के नहीं आती, यानी वो भी 1 फैराड नहीं होगी, वो भी 1 फैराड से बहुत छोटी होगी। आप निकालने बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यूज आपको ये फॉर्मूला करना है, C is equal to 4 pi epsilon naught A, where A is the radius of the spherical conductor। तो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। ओके, यहाँ पे आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर होने के बाद भी उसकी कैपेसिटेंस भी 1 फैराड नहीं है, तो 1 फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। ओके, सो इसीलिए हम लोग इसको माइक्रो पिको फैराड में कैलकुलेट करते हैं। ठीक,
So today we will close here. I hope कि lecture clear हुआ होगा. In next lecture we will discuss again very interesting topic. Okay. Go.